वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECO 401 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 23 लेक्चर है, जिसका टाइटल है मार्केट स्ट्रक्चर्स कंटिन्यूड एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स। मार्केट स्ट्रक्चर पिछले कुछ लेक्चर से स्टार्ट हुआ है, ये उसी की कंटिन्यूशन है और इसमें वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी शामिल है। तो पहला इसका टॉपिक है प्राइस स्टेबिलिटी इन नॉन इंक्लूसिव ओलिगोपोलीज विच इज़ द किंग डिमांड कर्व। अब इसमें किंग डिमांड कर्व है। किंग डिमांड कर्व वहाँ होता है जब ओलिगोपोलीज़ में कॉल्यूजन नहीं होता। जब ओलिगोपोलीज़ में कॉल्यूजन नहीं होता तो एक तरह की प्राइस वॉर हो जाती है शुरू। जब एक फ़र्म जो है अपनी प्राइस बढ़ाती है तो बाकी कोई फ़र्म प्राइस नहीं बढ़ाती, और जब एक फ़र्म अपनी प्राइस कम करती है तो फिर बाकी फ़र्म्स भी अपनी प्राइस को कम करना शुरू कर देती हैं। तो ये एक तरह की प्राइस वॉर हो जाती है। तो अब ये किंग डिमांड कर्व है, यहाँ इसके दो सेगमेंट हैं। अब किंग से ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे देयर इज़ इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड है, अगर एक फ़र्म अपनी प्राइस बढ़ाएगी तो बाकी फ़र्म्स अपनी प्राइस नहीं बढ़ाएगी और फिर जो प्राइस बढ़ाने वाली फर्म है उसका रेवेन्यू डिक्लाइन होता जाएगा। लेकिन किंग से हम देखें तो इलास्टिक डिमांड है। अगर एक फर्म ने अपनी प्राइस गिरा दी प्रोडक्ट्स की तो फिर बाकी फर्म्स भी जो है वो प्राइस गिराएंगी और फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा, सबका रेवेन्यू जो है वो फॉल होना शुरू हो जाएगा। तो दो सेगमेंट हैं इस किंग डिमांड कर्व के, और ये नॉन इंक्लूसिव ओलिगोपोली के अंदर होता है। अच्छा, नन प्राइस कंपटीशन भी होता है ओलिगोपोली में। जहाँ एक तरफ प्राइस कंपटीशन होता है जिसको प्राइस वॉर कहा जाता है, तो नन प्राइस कंपटीशन भी होता है। उसमें क्या होता है कि दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं उनके ज़रिए कंपटीशन किया जाता है। जैसे एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंडिचर हैं, अच्छी से अच्छी एडवर्टाइजिंग दिखा के आपस में कंपटीशन कर रही होती हैं फर्म्स। नाउ दी ओलिगोपोली एंड दी पब्लिक इंटरेस्ट। अगर पब्लिक इंटरेस्ट की अगर हम बात करें ओलिगोपोली के अंदर, तो फर्म जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं, और मोनोपोली की तरह हो सकती है ओलिगोपोली भी अगर फर्म जो है आपस में कोलाइड कर जाएँ। तो फिर ऐसे सिचुएशन में वो तमाम फर्म जो है वो उनको मोनोपोली वाले एडवांटेजेस हासिल हो जाते हैं। नाउ दी वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अच्छा, वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है? ये एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो डील करती है नॉर्मेटिव इश्यूज से, व्हाट शुड बी, यानी क्या होना चाहिए। और ये वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो यूज़ करती है माइक्रो इकोनॉमिक टेक्निक्स, ताकि डिटरमाइन करे एलोकेटिव एफिशिएंसी जो है इकोनॉमी के अंदर। और ये जो ब्रांच है ये एनालाइज करती है सोशल वेलफेयर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की टर्म में सोशल वेलफेयर्स को एनालाइज किया जाता है, उसका तज्जिया किया जाता है। ज़ाहिर बात है ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स है तो इसके अंदर सोशल वेलफेयर को एनालाइज किया जा रहा होता है। नाउ द मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब ये वर्ड तो हो सकता है आपके अब तक समझ में आ गया हो, मार्जिनल का मतलब क्या? इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा। तो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग से मुराद ये है कि कॉस्ट ऑफ एवरी एडिशनल टीवी कमर्शियल, यानी कि हर एडिशनल जो ऐड चल रहा है टीवी पे या न्यूज़पेपर पे, उसकी जो कॉस्ट एक फर्म को बेयर करना पड़ रही है, उठाना पड़ रही है, उसको हम कहते हैं मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब मार्जिनल का मतलब तो हो गया एक्स्ट्रा, और प्राइवेट का मतलब है किसी फर्म की कॉस्ट, किसी कंपनी की कॉस्ट। तो मार्जिनल का मतलब हो गया एक्स्ट्रा और प्राइवेट का मतलब हो गया किसी फर्म की कॉस्ट। तो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग वो कॉस्ट हुई जो एडिशनल कॉस्ट एक फर्म को पे करना पड़ रही है, बेयर करना पड़ रही है किसी ऐड के लिए, वो चाहे टीवी का हो चाहे वो न्यूज़पेपर का हो। नाउ दी मार्जिनल सोशल कॉस्ट। अच्छा, अब सोशल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल सोशल कॉस्ट तो वो होती है जो सोसाइटी को बॉर्न करना पड़ती है, पूरी की पूरी सोसाइटी। अब ये आपने प्राइवेट कॉस्ट का पढ़ा, अब ये है मार्जिनल कॉस्ट। तो सोशल कॉस्ट पूरी सोसाइटी को बेयर करना पड़ती है। और जब हम मार्जिनल सोशल कॉस्ट की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा सोशल कॉस्ट, जो एक्स्ट्रा सोशल कॉस्ट सोसाइटी को बेयर करना पड़ती है, उसको हम कहते हैं मार्जिनल सोशल कॉस्ट। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटीज़। अब ये आपके सामने कॉन्सेप्ट आया है एक्सटर्नैलिटीज़ का, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, उससे आप समझ जाएंगे। अब एक्सटर्नैलिटीज़ जो है वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ भी होती है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ भी। एक्सटर्नैलिटीज़ होता क्या है कि कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं किसी एक फर्म की या किसी एक इंडिविजुअल की, उसका सोसाइटी पे जो असर पड़ रहा होता है दूसरे लोगों पे सोसाइटी के, उसको हम एक्सटर्नैलिटीज़ कहते हैं। अब वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। फॉर एग्जांपल, आपने अगर गार्डन लगाया अपने घर में और उस गार्डन के अंदर कई सारे फूल लगाए आपने, जिसके रोज़ भी शामिल है और कई सारे दूसरे फ्लावर्स भी शामिल है। अब रोज़ की जो खुशबू है वो आपके घर से निकल के आपके नाइबर्स तक जा रही है, अब उनको भी फ़ायदा हो रहा है उस खुशबू से। तो ये जो है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ है, उन्होंने उसके लिए कोशिश नहीं की लेकिन उसका उनको फ़ायदा हो रहा है। तो ये तो हो गई पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ की यहाँ जो एग्जांपल दी हुई है और उसी का ग्राफ भी इन्होंने दिया हुआ है कि एक केमिकल प्रोडक्शन की एक कंपनी है, वो जो है केमिकल बनाती है। लेकिन अब ज़ाहिर बात है जब जहाँ पे केमिकल बनता है तो उससे कई सारे
हार्मफुल किस्म के, टॉक्सिक किस्म के मटेरियल्स भी निकलते हैं, यूज़लेस किस्म के, जो कि वेस्ट मटेरियल होता है। अब वो ज़ाहिर बात है ऐसा मटेरियल है जिसको अगर दरिया में डालते हैं तो वो ऐसा है कि उससे फ़िश भी मर सकती हैं, और ज़ाहिर बात है अगर कोई फार्मर वगैरह यूज़ कर रहा है तो उससे फसल वगैरह भी ख़राब हो सकती है। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर ये ग्राफ बनाया गया है। यहाँ पे ऑन द वाई एक्सिस प्राइस ऑफ केमिकल मौजूद है, एंड ऑन द एक्स एक्सिस क्वांटिटी ऑफ केमिकल प्रोड्यूस्ड टू दी क्वांटिटी ऑफ द पॉल्यूटेंट, यानी कि रेशियो दिया गया है क्वांटिटी ऑफ केमिकल प्रोड्यूस जो हो रहा है और टू द क्वांटिटी ऑफ पॉल्यूटेंट, यानी कि केमिकल प्रोड्यूस की कितनी क्वांटिटी है पॉल्यूशन के मुकाबले में। तो अब इसका मार्जिनल रेवेन्यू का ये आप देख सकते हैं, ये मार्जिनल रेवेन्यू है, ये इसका एवरेज रेवेन्यू विच इज़ द डिमांड, एंड द मार्जिनल कर्व यहाँ जा रहा है, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट का कर्व ये है। अब नॉर्मली जो फर्म प्रोड्यूस करेगी वो इस पॉइंट पे करेगी जहाँ पे MC = MR होता है। ये तो आपने पढ़ा होगा कि MC = MR पे प्रोडक्शन होती है, तो इतनी क्वांटिटी वो प्रोड्यूस करेगी और ये उसका प्राइस होगा, यानी P1 प्राइस होगा और Q उसकी क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम देखें मार्जिनल सोशल कॉस्ट को, ये तो हो गई मार्जिनल कॉस्ट जो कि मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट है। प्राइवेट कॉस्ट तो आपको पता होगा वो कॉस्ट जो फर्म को बेयर करना पड़ रही है, लेकिन अगर मार्जिनल सोशल कॉस्ट को रखा जाए सामने तो ये कर्व ऊपर बनेगा मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर, जिसको मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट भी कह रहे हैं। इसके ऊपर मार्जिनल सोशल कॉस्ट का बनेगा क्योंकि मार्जिनल सोशल कॉस्ट ज़्यादा है। अब मार्जिनल सोशल कॉस्ट तो ज़्यादा है तो इस वजह से एक कर्व बन गया ऊपर। अब जब मार्जिनल सोशल कॉस्ट का कर्व यहाँ ऊपर आ गया तो जब इसको हम मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर लेंगे तो इतनी क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी कम हो जाएगी प्रोडक्शन की और प्राइस उसके बढ़ जाएंगे। तो ये अगर मार्जिनल सोशल कॉस्ट को सामने रखा जाए तो फर्म को इतनी कॉस्ट क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहिए और प्राइस P1 से ज़्यादा रखने चाहिए, क्योंकि होना भी चाहिए, क्योंकि ये केमिकल प्रोडक्शन की एक इंडस्ट्री है, कोई कंपनी है, फर्म है। तो ये था कॉन्सेप्ट एक्सटर्नैलिटी का। नाउ दी ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन से मुराद वो लेवल है प्रोडक्शन का जिसमें एक्सटर्नैलिटी को फुली इंटरनलाइज कर लिया जाता है। एक्सटर्नैलिटी क्या है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। जो भी असरात हैं एक फर्म से, जो भी फ़ायदे होते हैं सोसाइटी के लोगों को या फिर नुकसानात होते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नैलिटीज़। अच्छा, एक्सटर्नैलिटीज़ को फुली इंटरनलाइज कर लिया जाता है, इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। और इसके अंदर एग्जांपल दी गई है कि इक्विलिब्रियम जो है वो प्राइस और क्वांटिटी का वहाँ डिटरमाइन होता है जहाँ पे इंटरसेक्शन होती है मार्जिनल सोशल बेनिफिट कर्व, जहाँ मार्जिनल सोशल बेनिफिट कर्व और मार्जिनल सोशल कॉस्ट कर्व जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे से, वहाँ पे जो है वो क्वांटिटी और प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, अब टैक्स सब्सिडी क्या है? टैक्स सब्सिडी जब मिलती है किसी भी प्रोडक्ट पे तो उससे क्या होता है कि प्राइस जो है उसमें कमी आती है और जो सप्लाई कर्व होता है वो वर्टिकली अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। नाउ दी मार्केट फेलियर क्या है? मार्केट फेलियर का मतलब इम्परफेक्शन इन दी प्राइस सिस्टम, यानी कि ख़राबी होना प्राइस सिस्टम में कुछ इस तरीके से जिसकी वजह से एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो रुक जाए, उसको हम कहते हैं मार्केट फेलियर। यानी जो रिसोर्सेज हैं उनकी एलोकेशन जो हो रही है, मुख्तस जो किया जा रहा है कि इस काम के लिए ये रिसोर्सेज, इस चीज़ के लिए ये रिसोर्सेज, तो डिफरेंट प्रोडक्ट चीज़ों के लिए, मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है। तो उनके अंदर भी एफिशिएंटली तरीके से जितना ज़्यादा एफिशिएंट होता है उतना बेटर होता है उसकी एलोकेशन होना, लेकिन मार्केट फेलियर होने की वजह से वो एलोकेशन जो है वो एफिशिएंट नहीं हो पाती है। नाउ द मेरिट गुड विच इज़ द गुड, यानी कि ये वो गुड होता है जो गवर्नमेंट चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको लें, उसको इस्तेमाल करें। यहाँ पे जो सबसे अच्छी एग्जांपल दी गई है वो एजुकेशन की दी गई है। गवर्नमेंट चाहती है कि एजुकेशन लोग ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें, तो उसकी पूरा का पूरा एक यहाँ पे ये डायग्राम, एक ग्राफ दिया गया है जिसके ज़रिए बताया गया है। अच्छा, अगर हम इसको देखें मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, इसकी जो मार्जिनल प्राइवेट जो बेनिफिट है इसका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें, एक तरफ तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने और एक तरफ दिया हुआ है इन्होंने प्राइस, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के अंदर इन्होंने यहाँ क्वांटिटी दिया हुआ है। तो इसकी जो क्वांटिटी डिटरमाइन की जाएगी, अगर यहाँ देखें मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट पे, तो जो इसकी क्वांटिटी डिटरमाइन की जा रही है वो डिटरमाइन की जाएगी यहाँ पे, जो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट से जहाँ ये इंटरसेक्ट हो रही है, मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट एंड मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट। तो इतनी क्वांटिटी Q1 क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस होगी एजुकेशन की, और प्राइस जो डिटरमाइन हुआ है वो होगा P3। लेकिन गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी F और K की, ये जो है सब्सिडी, तो प्राइस जो है वो P3 से P1 पे आ गए।
लेकिन इसका मार्जिनल सोशल कॉस्ट ज़्यादा है, सॉरी मार्जिनल सोशल बेनिफिट। तो मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट से इसका कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पर। जब ये इसका कर्व राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो इसकी कॉस्ट P1 से P2 पे हो जाएगी। अब बाज़ाहिर ये कॉस्ट ज़्यादा लग रही है कि ज़्यादा हो गई, लेकिन जब गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी देगी तो ये L से S पॉइंट पे आ जाएगी। जब ये L से S पॉइंट पे आ गई तो इसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई, वो हो गई Q2, और इसके प्राइस रह जाएंगे सिर्फ P0। तो ये है मेरिट गुड जिसको गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी, इस पर सब्सिडी देगी, और गवर्नमेंट चाहेगी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस गुड को यूज़ कर सकें। तो ये हुआ मेरिट गुड। अब है पब्लिक गुड। अच्छा, पब्लिक गुड क्या है? पब्लिक गुड वो गुड है जो मार्केट फुलफ़िल नहीं कर सकती। मार्केट से मुराद यानी कि अभी यहाँ पे भी एक एग्जांपल से आपकी समझ में आ जाएगा कि ये जो है स्ट्रीट लाइट की मिसाल ले ली जाए। स्ट्रीट लाइट ऐसी चीज़ है, या फिर नेशनल डिफेंस, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो आप मार्केट के ऊपर अगर छोड़ दें कि मार्केट में कोई फुलफ़िल करेगा, कोई रोज़ाना लाइट्स ऑन करेगा, या नेशनल डिफेंस के लिए कोई तैयारी करेगा, कोई मतलब प्रोवाइड करेगा नेशनल डिफेंस के लिए एसेट्स भी और साथ में जितने भी सोल्जर वगैरह हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पब्लिक गुड ऐसी चीज़ होती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट ही स्ट्रीट लाइट्स भी प्रोवाइड करेगी, नेशनल डिफेंस भी प्रोवाइड करेगी, और ये ऐसा गुड होता है जो नॉन राइवल होता है और नॉन एक्सक्लूडेबल होता है। यानी कि अगर एक शख्स ने स्ट्रीट लाइट यूज़ कर रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि दूसरा शख्स नहीं यूज़ कर पाएगा। पूरे मोहल्ले में जहाँ पे स्ट्रीट लाइट जली हुई है, पूरे मोहल्ले में वहाँ लाइट जो है सबको लाइट मिलेगी, और अगर एक ने लाइट इस्तेमाल कर ली तो इसका मतलब नहीं है कि लाइट ख़त्म हो जाएगी। तो ये नॉन एक्सक्लूडेबल भी होता है और नॉन राइवल भी होता है। तो ये था आज का लेक्चर। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।